हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। पिछले क्लास में आपको बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। और आव्यूह के प्रकार वहाँ कंप्लीट भी हो गया था। टोटल आव्यूह के प्रकार बता दिए थे जो आपको पढ़ने हैं, और उस पर आप एनसीईआरटी या कोई भी बुक्स के क्वेश्चन बना सकते हैं जो आव्यूहों के प्रकार पे निर्भर होगा। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा का मतलब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं, यानी दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, या किसी भी आव्यूह में अगर एक अदिश राशि का गुणा करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखते चलेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले योगफल, फिर अंतर, फिर गुणनफल, ये सब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आव्यूहों का योग तथा व्यकलन। व्यकलन का मतलब होता है अंतर, ठीक है, घटाव, अंतर घटाव। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। देखिए, जोड़ने और घटाने का तरीका एक ही है, बस प्लस माइनस कर लेना है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन योगफल और अंतर का आए तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आव्यूह अगर हमको दिया हुआ है ए बी सी, जो भी आव्यूह है, और जो भी आव्यूह हमको दिया हुआ है उसका अगर योगफल करना है, अंतर करना है, तो क्या कंडीशन होगा, कब हम लोग उसका जो है योगफल निकालेंगे, कब अंतर निकालेंगे। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह का योगफल। योगफल क्या होता है, देखिए यहाँ से, यदि ए इक्वल टू ए आई जे, ए जो मैट्रिक्स है जिसका अवयव जो है क्या है, ए आई जे है, कितने ऑर्डर का, एम बाई एन ऑर्डर का, एम बाई एन कोटि का है। तो ए इक्वल टू एक आव्यूह है जो एम बाई एन कोटि का है। बी इक्वल टू बी आई जे एक आव्यूह है जो एम बाई एन कोटि का है। और दो समान कोटि के आव्यूह हैं, दोनों जो है आव्यूहों का कोटि क्या है, समान, यानी दोनों का ऑर्डर जो है सेम है, फर्स्ट ए और सेकंड जो है बी। तो अगर ए और बी दोनों समान कोटि के आव्यूह हों तो इनका योगफल, ए प्लस बी एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि आव्यूह ए तथा बी के कोटि के बराबर होगी, तथा जिसके अवयव ए तथा बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप समझिए ध्यान से, बस दो लाइन आप समझेंगे टोटल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कहता है कि अगर ए और बी दोनों समान कोटि के आव्यूह हैं, इसका मतलब कि ए और बी दोनों समान कोटि का मतलब कि अगर ए जो है अगर 2/3 कोटि का है तो बी भी कितना होना चाहिए, 2/3 कोटि का है। इससे क्लियर हो रहा है कि जब भी हम आव्यूह को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, दोनों ही बता देते हैं एक ही बार में आपको, ठीक है। अगर आव्यूह को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों आव्यूह का कोटि सेम होना चाहिए। अगर कोटि सेम होगा तभी उसका योगफल या अंतर परिभाषित होगा। अगर दोनों आव्यूह का कोटि अलग अलग हो गया, जैसे मान लीजिए एक का 2/3 है और एक का 3/1 हो गया, ऐसा, तब इसका ना आप योगफल कर सकते हैं और ना ही अंतर कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। इसलिए आव्यूह का योग और अंतर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी कोटि जो है आपको सेम होनी चाहिए। तो जब भी दो आव्यूह को आपको जोड़ना होगा या तो घटाना होगा तो पहले आप चेक कर लेंगे कि दोनों की कोटि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तब उसका योगफल या अंतर परिभाषित होगा, लेकिन बराबर नहीं है तो आप लिख लेंगे कि उसका अंतर या तो योगफल परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तो देखिए, अगर ए और बी दोनों समान कोटि का आव्यूह है तो उसके योगफल को हम लिखेंगे कैसे, ए प्लस बी से। उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी से लिखेंगे। और ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी जो है वैसा आव्यूह होगा जो ए और बी के संगत अवयवों, देखिए ए प्लस बी वैसा आव्यूह होगा जो ए और बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब कि जब भी हम ए प्लस बी निकालेंगे तो ए और बी दोनों आव्यूह का जो संगत अवयव होगा, इसका मतलब पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से ऐड होगा।
इसका मतलब कि पहले अवयव का A11 दूसरे अवयव के A11 से जुड़ेगा, पहले अवयव का A12 दूसरे अवयव के A12 से जुटेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, इसके संगत अवयव को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल बताएंगे। इसके पहले थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, हमारे पास A और B दो अवयव कैसा है, सेम कोटि का, समान कोटि का अवयव है। तो अगर A और B दोनों समान कोटि का अवयव है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए Aij m/n और Bij जो है m/n का है, दोनों का सेम कोटि है। तो उस केस में उसके योगफल को लिखेंगे A+B से, और A+B बराबर क्या होगा, हम क्या बोले, संगत अवयव को जोड़ेंगे। इसका मतलब कि ये जो अवयव है इससे जुट जाएगा। तो Aij प्लस Bij, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका मान आएगा, वो किस कोटि के बराबर होगा, m/n कोटि के बराबर होगा। तो उसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया A+B, तो यहाँ बीच में प्लस दे दिया अवयव को जोड़ने के लिए। लेकिन अगर माइनस मतलब कि अंतर निकालना होगा, तो A+B के बदले क्या होगा, A-B। देखिए यहाँ पे इसका अंतर, सब्सट्रैक्शन। तो A-B जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, Aij में से Bij को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो भी उसकी कोटि होगी वह m/n के बराबर होगी। इसका मतलब कि A+B और A-B की जो कोटि होगी वह A और B दोनों अवयवों के कोटि के बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ देख सकते हैं, नीचे में दिया हुआ है कि अवयवों का योगफल तथा अंतर को व्याकरण में बताए थे। अंतर तभी संभव है जब अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अवयव की अगर कोटि समान होगी तभी जो उसका या तो योगफल कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, या तो अंतर कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कैसे आप योग और अंतर निकालेंगे। योग निकालने के लिए, अंतर निकालने पहले उसकी कोटि देख लेंगे, और कोटि बराबर है तो फिर उसका योग निकालने के लिए संगत अवयव को जोड़ देंगे, और घटाने के लिए यानी अंतर निकालने के लिए संगत अवयव को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे इन दोनों के बाद। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि A=, दोनों निकालेंगे बारी बारी से। ठीक है, A= हमारे पास अवयव है 2, 3, 4, 4 के बाद 4 हो गया, उसके बाद हो गया 5। ये A अवयव है जिसका अवयव 2, 3, 4, 5 है। दूसरा एक B अवयव लेते हैं जिसका अवयव है 7, 4, 3, 1। अब हमको क्या करना है कि इसका योगफल यानी A+B और A-B निकालना है। तो A+B निकालने के लिए क्या करेंगे, A+B, देखिए A+B निकालते हैं पहले, उसके बाद A-B निकालेंगे। तो A+B निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए दोनों का कोटि सेम है कि नहीं। देखिए ये 2/2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इसकी भी कोटि कितनी होगी, 2/2। इसका मतलब कि दोनों का कोटि जो है सेम है, बराबर है। तो अगर A और B दोनों की कोटि सेम है तो इसका योगफल परिभाषित होगा, और योगफल जो परिभाषित होगा उसकी कोटि कितनी होगी, उसकी भी कोटि 2/2 ही होगी। अभी आपको करके दिखाते हैं। देखिए अब जोड़ते कैसे हैं, इसके संगत अवयव को। संगत अवयव का मतलब कि ये जो पहला है A11 इससे जुटेगा, तो 2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9। देखिए इतना ऐसे तो जोड़ सकते हैं, आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि 2 + 7 ऐसे करके बारी बारी से। बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, ठीक ना, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो 2 और 7 कितना होगा, 9। अब देखिए 3 और 4 जोड़िएगा कितना आएगा, 7। उसके बाद 4 और 3 कितना होगा, 7। उसके बाद 5 और 1 कितना होगा, 6। इस तरह से हो जाएगा, जुट गया। तो इसका मतलब इसके संगत अवयव को जोड़ देंगे। अब देखिए इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको घटाना होगा, ठीक है, तो घटाना होगा तो इसी क्वेश्चन को आप घटा भी सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से। अब देखिए इसकी कोटि कितनी थी, 2/2। इसकी कोटि कितनी थी, 2/2। अब देखिए यहाँ पे A-B करेंगे, A-B करेंगे तो संगत अवयव को घटाएंगे। बोलिए 2 में से कौन घटेगा, 7, कितना होगा, -5 हो जाएगा। घटेगा तो यहाँ पे इस तरह से होगा ना, 2 माइनस, देखिए 2 - 7, 2 में 7 घटेगा तो -5 हो जाएगा। ये लिख दिया आपको यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ देखेंगे फिर 3 में से कौन घटेगा, 4। तो यहाँ पे देखिए रफ में आप कर सकते हैं। फिर 3 माइनस 4 कितना होगा, -1। तो -1 हो गया। फिर उसके बाद 4 में से घटेगा 3, तो 4 में से 3 घटेगा कितना होगा, 1। उसके बाद 5 में से क्या घटेगा, 1। 5 में से 1 घटेगा कितना, 4। तो इस तरह से आ गया आपका। तो ये हो गया आपका -a-b। तो a-b इस तरह से निकालेंगे। आपको कहेंगे क्वेश्चन में b-a भी दे सकता है, तो b-a कैसे निकालेंगे, देखिए इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हो गया a-b, आप सीख गए। उसके बाद देखिए b-a निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे b पहले होगा -a, b में से a को माइनस करना है, ठीक है। तो b में से a को माइनस करना होगा, तो अब b में से a को घटाएंगे ऐसे उल्टा। तो 7 में से 2 घटेगा 5, पहले b है, b में से घट रहा है, तो 7 में से 2 घटेगा 5 हो गया। 4 में से 3 घटेगा 1। उसके बाद 3 में से 4 घटेगा -1। 1 में से 5 घटेगा -4 हो गया। तो इस तरीके से आप b-a निकालना हो चाहे a-b निकालना हो, निकाल सकते हैं। तो a-b निकालना हो तो b को घटाएंगे, और b-a निकालना होगा तो b में से a को घटा लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 7 में से 2 घटेगा 5, 4 में से 3 घटेगा 1, 3 में से 4 घटेगा -1, और 1 में से 5 घटेगा -4। तो इस तरह से आप a-b और a-b, b-a या a+b, b+a इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम लोग क्या सीख लिए, योगफल यानी योग और अंतर, कैसे हम दो अवयव को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो अब बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, जोड़ने या घटाने के लिए कोटि बराबर होनी चाहिए, और दोनों का योग निकालें चाहे अंतर निकालें, दोनों के संगत अवयव को आपस में घटा देंगे, और घटाने के बाद जो अवयव आएगा वह उन्हीं दोनों मैट्रिक्स के कोटि के बराबर होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अवयवों के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब देखिए हम लोग योगफल का अगर गुण पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि योगफल कब परिभाषित होता है, जब कोटि बराबर होती है। तो इसका मतलब कि जो भी हम मैट्रिक्स मानेंगे प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, उसमें उन सभी जो है मैट्रिक्स का जो कोटि है वो समान होनी चाहिए, समान कोटि के होना चाहिए। इसका मतलब कि ए अगर 2/2 का है तब बी भी 2/2 का होना चाहिए, सी भी 2/2 कोटि का ही होना चाहिए। तो अगर ए बी सी तीनों समान कोटि के अवयव हों तो उस केस में पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं इसको हम लोग। देखिए पहला प्रॉपर्टी है a+b=b+a, क्रम विनिमय नियम। ध्यान समझिएगा, ए बी सी तीनों समान कोटि का अगर अवयव है तो पहला प्रॉपर्टी है, पहला गुण क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब, क्रम का मतलब होता है ये, क्रम मतलब पहला दूसरा, अगर ये स्थान है 1 और 2 तो ये इसके स्थान पे आ सकता है, इसके स्थान पे, ठीक है। तो क्रम का चेंजिंग होता है इसमें। तो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो अवयव ए और बी है तो a+b, ए और बी दोनों अवयव ऐसा है कि दोनों की कोटि क्या है, बराबर है। तो उस केस में a+b हमेशा बराबर होगा b+a के, यानी a+b हमेशा किसके बराबर होगा, b+a के। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से देखिएगा तो मान लीजिए कि हमारे पास a कोई अवयव है जिसका अवयव है 2 3 4 5 हो गया। बी एक अवयव है जिसका अवयव है 4 3 7 5, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि a+b=b+a दिखाना है। तो हम सबसे पहले आपको a+b दिखाते हैं, a+b ये हो गया। b+a दिखाते हैं तो b+a इसको लिख ही लेते हैं, एक ही बार रिजल्ट लगाएंगे फिर हम लोग। अब देखिए यहाँ पे a+b जैसे निकालिएगा तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि दोनों की कोटि तो सेम है, 2/2 की है। तो a+b निकालिएगा तो संगत अवयव को जोड़िएगा, 2 का किस में, 4 में, कितना आएगा 6। 3 का 3 में कितना आएगा 6। 4 को जोड़िएगा 7 से, 7 4 11 हो गया। और यहाँ पे 5 को जोड़िएगा 5 से, कितना आ गया 10 हो गया। तो ये आ गया आपका a+b। उसके बाद b+a निकालेंगे। b+a निकालने के लिए b के अवयव को a के साथ जोड़ेंगे। तो b का अवयव क्या है, 4। 4 जुटेगा 2 से तो 4 2 कितना 6। 3 जुटेगा 3 से कितना होगा 6। 7 जुटेगा 4 से कितना होगा 11। 5 जुटेगा 5 से कितना होगा 10।
इसका मतलब कि देखिए ये और ये दोनों जो है क्या आ गए सेम। तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी हमेशा बराबर होगा बी प्लस ए के। और इस रूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी क्रम विनिमय नियम जो है आव्यूहों के योगफल, या ऐसे कर सकते हैं कि आव्यूहों का जो योगफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आव्यूहों का योगफल किस नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। साचर नियम। साचर नियम क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है तो ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। तो इस ये भी देखिए ये भी सेम है, क्योंकि अगर जिस दिन आप सोचिए कि अगर जिस दिन ये ब्रैकेट नहीं होता दोनों में, तो दोनों में अगर ब्रैकेट नहीं होता तो दोनों सेम दिख रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमेशा a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन आता है कभी वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, अगर ए बी सी आपको आव्यूह दिया है तो पहले a प्लस बी निकाल लीजिए LHS निकालने के लिए, और फिर जो आएगा मान उसको हम c के साथ जोड़ देंगे। अगर RHS निकालना है तो b प्लस सी निकाल लीजिए और फिर उसको a के साथ जोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी अब प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं हम लोग साचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। चलिए पॉइंट नंबर थ्री है कि ए प्लस जीरो जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें, हमेशा किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें, देखिए जीरो क्या है, एक शून्य आव्यूह है। तो जब भी कोई मैट्रिक्स में शून्य आव्यूह को जोड़ें या शून्य आव्यूह में कोई भी आव्यूह को जोड़ें तो उसका जो है मान हमेशा उस आव्यूह के बराबर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक नियम। ठीक है, तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, ये हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर क्या है, एडेटिव इन्वर्स लॉ। एडेटिव इन्वर्स लॉ। तो ए एडेटिव इन्वर्स लॉ क्या कहता है कि देखिए पॉइंट नंबर फोर में है कि ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए है। इसका मतलब कि आपको थोड़ा बता देते हैं कि योग प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम नियम क्या होता है। योज्य तत्समक नियम था ऊपर वाला। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए पाँच, पाँच का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -5 हो जाएगा, इसमें साइन चेंज होता है। सात का क्या होगा, -7 हो जाएगा। -3 का कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि आपको जो भी जो है संख्या दी हुई है उसका साइन बदल दें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ए एक आव्यूह दिया है ए, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -ए हो जाएगा। तो कहता है कि अगर ए कोई आपको आव्यूह है और ए को अपने ही योज्य प्रतिलोम में आप ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, या तो -ए प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको हमेशा इस तरह से आप जान सकते हैं कि ए प्लस माइनस ए रहे या तो -ए प्लस ए रहे, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू -ए प्लस ए इक्वल टू कितना, जीरो। तो जब भी कोई मैट्रिक्स में उसी के नेगेटिव साइन के साथ ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो आता है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या होता है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निःसरण नियम। कैंसलेशन लॉ का मतलब कैंसिल करना। ठीक है, तो ये रूल्स क्या है, देखिए अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो, ए प्लस सी, तो उस केस में जिस दिन ए और ए को कैंसिल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी। या तो ऐसे उल्टा भी हो, बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो जिस दिन ए और ए कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैंसलेशन लॉ। इसका मतलब कि रूल्स क्या है कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो उस केस में बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, क्योंकि जिस दिन ए और ए कैंसिल होगा तो बी और इक्वल टू क्या मिलेगा, सी। इसको बोलते हैं हम लोग कैंसलेशन लॉ। क्लियर हो गया। तो एडिशन का हम लोग कुछ रूल्स देख लिए। तो पहला प्रॉपर्टी था क्या,
कि ए प्लस बी हमेशा किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर ए में जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह को जोड़ें या शून्य आव्यूह में ए आव्यूह को जोड़ें तो हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अगर कोई आव्यूह में उसी के नेगेटिव यानी ऋणात्मक आव्यूह उसी का सेम माइनस नेगेटिव साइन के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अगला प्रॉपर्टी क्या था कि ए प्लस बी अगर ए प्लस सी के बराबर हो तो जिस दिन ए और ए कटेगा तो बी बराबर क्या मिलेगा, सी। इसका मतलब कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी होने पर बी बराबर क्या मिलेगा, सी। तो ये हो गया आपका योगफल का कुछ महत्वपूर्ण गुण, ठीक है, जिस पे आपको क्वेश्चन बुक्स में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आता है आव्यूह का अदिश गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का अदिश गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी आव्यूह में कोई अदिश राशि का कैसे गुणा करते हैं, कोई भी अदिश राशि को कैसे हम लोग गुणा करते हैं। तो याद रखिएगा, अभी हम बता देते हैं फिर इसको समझाएंगे भी कि जब भी कोई आव्यूह में जैसे मान लीजिए ए कोई आव्यूह है जिसका अवयव अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इसमें किसी अदिश का गुणा करना, अदिश का मतलब कि जैसे मान लीजिए इसमें 2 का गुणा करना है तो 2 का अगर 2 का जो है आव्यूह ए में गुणा करना होगा तो क्या लिखिएगा, 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए जब भी हम करते हैं तो अगर ए आव्यूह में 2 का गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, ए आव्यूह के प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा कर देते हैं, ऐसे तरीके से करेंगे। तो 2 का जो है ए के प्रत्येक अवयव में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 का अगर 2 में कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 4। इस 2 का 3 में कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 6। इसी 2 का 4 में कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 8। और इसी 2 का जो है 5 में कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 10। तो ये हो गया आपका 2a। इसका मतलब कि ए आव्यूह में आप अदिश किसका गुणा कर दिए, 2 का। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जब भी कोई आव्यूह में अदिश का गुणा करना होगा तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हम लोग उसका जो है गुणा कर देंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे आसानी से। चलिए इसको समझ लेते हैं डिफिनीशन से। देखिए अदिश का गुणा कैसे करेंगे हम लोग। देखिए माना a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एक आव्यूह है, एक आव्यूह दिया है a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन तथा k एक संख्या है, संख्या मतलब अदिश है, ठीक है। तब a के यानी a आव्यूह के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करने पर, इसका मतलब कि a आव्यूह के प्रत्येक अवयव को किससे गुणा करना है, k से गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह को a का k से अदिश गुणन कहते हैं, जिसे ka से निरूपित करते हैं। इसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, k से। इसका मतलब कि अगर हमारे पास a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन कोटि का एक आव्यूह है तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में अगर हम k से गुणा कर देंगे तो उससे जो भी प्राप्त आएगा, फिर से सुनिएगा, उस a आव्यूह में k से प्रत्येक आव्यूह उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में अगर हम k से गुणा कर देंगे तो उससे जो भी आव्यूह प्राप्त होगा वह आव्यूह जो है a का k से अदिश गुणनफल कहलाएगा। और इसको हम लोग सूचित करेंगे किससे, इसको सूचित करेंगे ka से। जैसे इसको हम लोग लिखते कैसे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास a एक आव्यूह है a इक्वल टू ए आई जे कितने कोटि का, m बाई एन कोटि का। तो अगर हमको k से इसका गुणा करना है a में तो लिखेंगे k। देखिए पीछे एग्जाम्पल बताए थे, ऐसे लिखते हैं k उसमें 2 था तो 2a लिखे थे तो k a इक्वल टू क्या होगा, k चाहे a के लिखें एक ही बात है, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो k इक्वल टू होगा k इंटू ए आई जे। देखिए ए आई जे क्या था, अवयव था इसका, और उस अवयव में किसका गुणा हो रहा है, k का गुणा हो रहा है। तो k ए आई जे और जो भी k का गुणा करने के बाद आव्यूह मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, कितने कोटि का, m बाई एन, जितने कोटि का a आव्यूह होगा। इसका मतलब कि उसका कोटि कभी चेंज नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि जब भी आपको कोई आव्यूह में कोई भी अदिश राशि का गुणा करना हो, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में a का गुणा कर दीजिए, k का गुणा कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल तो किए ही थे, एक और ले लेते हैं। देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा देखिए।
ए इक्वल टू 2375 है, 2375 ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको 3a निकालना है, 3a, तो 3a निकालना होगा तो a के प्रत्येक अवयव में किसका गुणा कीजिएगा, 3 का। तो a के प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा कीजिएगा तो पहले 3 का गुणा किस में होगा, 2 में, तो 3 गुणा के 6। 3 का गुणा किस में होगा, 3 में, कितना होगा, 9। 3 का गुणा किस में होगा, 7 में, 21। 3 का गुणा होगा 5 में, तो 3 पाँचे 15। और इसकी कोटि कितनी होगी, 2/2, क्योंकि इसका भी कोटि कितना था, 2/2 था। तो ये आ गया आपका 3a। तो जब भी कोई अदिश का गुणा करना होगा तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए ये आप एग्जाम्पल लिख लेंगे नोट्स के दौरान, इसके बाद जस्ट इसके बाद जो है एग्जाम्पल लगा लेंगे। नेक्स्ट आगे लिखते हैं अदिश। देखिए अब इसके कुछ गुण भी हैं, उस गुण को भी पढ़ देते हैं हम लोग। अदिश गुणनफल, यानी कोई भी आव्यूह में अगर हम अदिश का गुणा कर देते हैं तो हम लोग उसका अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं, और उसके अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए अगला टाइटल क्या है, अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यदि ए और बी समान कोटि के आव्यूह हों, ए और बी हम मान लिए कि दो जो है कैसा आव्यूह है, समान कोटि के हैं। इसका मतलब कि ए अगर 2/3 और कोटि का है तो बी भी कितने कोटि का है, 2/3। तो अगर ए और बी दोनों समान कोटि के आव्यूह हैं, और साथ ही साथ ये भी दिया है कि लैम्डा और म्यू दो अदिश राशियां हैं, दो अदिश राशियां हैं, तो उस केस में पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, याद रखिएगा, ए और बी दोनों क्या है, समान कोटि का अवयव है, और लैम्डा और म्यू क्या है, लैम्डा और म्यू क्या है, कोई भी अदिश राशि है। तो उस केस में जो है पहला प्रॉपर्टी क्या परिभाषित होता है, देखिए तो पहला प्रॉपर्टी परिभाषित होता है कि फर्स्ट नंबर की अगर लैम्डा, लैम्डा एक अदिश राशि है, कि लैम्डा इंटू ए प्लस बी रहे, लैम्डा इंटू ए प्लस बी ऐसा अगर दिया है, इसका मतलब कि दो आव्यूह योगफल में है और उसमें किसी अदिश लैम्डा का गुणा करना है, तो इस लैम्डा का गुणा ए में भी होगा, एक बार ए में, फिर प्लस रहेगा तो प्लस इस लैम्डा का गुणा बी में। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू ए प्लस लैम्डा इंटू बी, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। तो लैम्डा इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, इसका मतलब कि लैम्डा प्लस म्यू दो अदिश राशि है और ये प्लस में है, योग के रूप में है, और इसमें किसका गुणा करना है, आव्यूह ए का। तो अगर आव्यूह ए का लैम्डा प्लस म्यू में अगर गुणा करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले ए आव्यूह का लैम्डा में गुणा कर देंगे और फिर ए आव्यूह का म्यू में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ए, लैम्डा ए हो जाएगा, और ये ए इंटू म्यू, म्यू ए हो जाएगा आपका, ठीक है। बारी बारी से कर लेंगे, ये सब चीज़ हम लोग पीछे कितना बार पढ़ चुके हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि लैम्डा इंटू म्यू इंटू ए अगर ऐसा रहे, मतलब कि लैम्डा और म्यू दोनों अदिश राशि एक गुणा में है ए के, तो उस केस में इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, लैम्डा म्यू ए ऐसे लिख सकते हैं दोनों को एक ब्रैकेट में, या तो म्यू को बाहर और लैम्डा इंटू ए। इसका मतलब कि देखिए तीनों सेम ही चीज़ है। अगर लैम्डा और म्यू दोनों अदिश हैं और एक मैट्रिक्स है तो पहले आप क्या करेंगे कि म्यू का ए में गुणा करके तब लैम्डा का गुणा करें, या तो लैम्डा म्यू का गुणा करके ए में गुणा करें, या लैम्डा ए में गुणा कर, लैम्डा का ए में गुणा करने के बाद म्यू का गुणा करें, सबका रिजल्ट सेम आएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि माइनस लैम्डा इंटू ए, इसका मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स में माइनस यानी कोई अदिश राशि माइनस में है उसका गुणा करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि माइनस को बाहर कर लीजिए और लैम्डा का ए में गुणा कर सकते हैं, या तो लैम्डा को बाहर कर लीजिए और आव्यूह को माइनस के साथ दे दीजिए, मतलब माइनस ए कर लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो माइनस लैम्डा ए को लिखने का अलग तरीका क्या हो सकता है कि माइनस लैम्डा ए, या तो लैम्डा इंटू माइनस ए, सब सेम वैल्यू है, ठीक है। तो बस एक लाइन आप याद रखिएगा कि जब भी कोई अदिश राशि में को आव्यूह से गुणा करना होगा तो हम क्या करेंगे कि उस अदिश का उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में बारी बारी से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अदिश के कुछ गुण, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े
कि कैसे हम लोग दो आव्यूहों को कैसे हम लोग जो है जोड़ेंगे, घटाएंगे, और उसके बाद उसके कुछ गुण देख लिए। उसके बाद हम लोग किसी अवयव का अदिश के साथ गुणनफल देख लिए। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अवयवों का गुणनफल यानी किसी भी अवयव का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जितना आज आपको पढ़ा है इस पे बहुत सारे आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको उसको डिटेल से फिर दोबारा बता दिया जाएगा।